Hello guys, welcome you all in this very first lecture of मैकेनिक्स सीरीज। तो यहाँ पर हम लोग जो कवर करने वाले हैं, जैसा आपको पता है, फिजिकैम एकेडमी हमारी लेके आ रही है आईआईटी जैम और अदर एमएससी एंट्रेंसेस के लिए फ्री कोर्स है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा कोर्स चलेगा। तो उसमें जो आपकी 1 जुलाई से लेक्चर सीरीज जो चालू हो रही है, उसमें मैं आपको मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो फिजिक्स में कौन कौन सी लेक्चर चालू हो रहे हैं? मैथमेटिकल फिजिक्स, मॉडर्न और मैकेनिक्स। तो जो मैकेनिक्स वाला आपका पार्ट है उसको मैं गाइड करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस कोर्स के बारे में, हम कौन कौन सी चीज़ में कवर करेंगे। और मैं अपना भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उससे पहले। हेलो, मेरा नाम है आशुतोष द्विवेदी और मैंने आईआईटी जैम 2022 में AIR 311 सिक्योर किया और साथ ही 371 भी सिक्योर किया है इन जस्ट 2022 में। ठीक है, तो जो मैकेनिक्स का कोर्स है उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा आगे के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है और कितनी लेंथ में ये कोर्स हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो मैकेनिक्स का कोर्स रहेगा आपका, उसमें 7 पार्ट्स में कवर करूंगा। मतलब क्या, 7 फ्रेगमेंट्स में कवर करने वाला हूँ। अब वो कौन कौन से पार्ट रहेंगे? पहला पार्ट कौन सा रहेगा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिससे हम शुरुआत करेंगे। सेकंड रहेगा काइनेमेटिक्स, एक रहेगा वर्क एनर्जी एंड पावर, एक रहेगा सेंट्रल फोर्स मोशन और इसी के अंदर हम कवर करेंगे क्या? ग्रेविटेशन भी, ग्रेविटेशन। फिर 5वां रहेगा हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसे हम रिजिड बॉडी मोशन ही बोलते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रहेगा। फिर 6वें नंबर पे हमारा रहेगा क्या? रोटेशनल मोशन। और लास्ट टॉपिक जो हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईआईटी जैम के पर्सपेक्टिव से, वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। देखो, मैकेनिक्स सबसे पहले हम देख लेते हैं मैकेनिक्स क्यों ज़रूरी क्यों है हमारे लिए। मैकेनिक्स क्या होता है? हर साल जो आपका आउटलेट पता चलता है हमको, जो ट्रेड्स पता चल रहे हैं 2013 से या 2021 तक के बीच में, मैकेनिक्स का जो एवरेज पेपर आता है वो आता है 19.11 मार्क्स का। 19.11 मार्क्स का पेपर आपका आया है 2013 से 2021, मतलब कितना? 9 साल में, 9 साल। ठीक है, तो ये जो आपका, अगर आप कैलकुलेट करोगे, आपके 7 सब्जेक्ट है ना, आपको 7 सब्जेक्ट प्रोवाइड है फिजिक्स में। तो प्रोवाइडेड 7 सब्जेक्ट में से आपका 1/5 ऑफ द पेपर किस में आता है? मैकेनिक्स में आ रहा है। ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द पेपर मैकेनिक्स में आता है। तो देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी पर्सपेक्टिव में, क्योंकि मैकेनिक्स अगर आपका कवर है, आपको मैकेनिक्स के ऊपर पकड़ है आपकी सब्जेक्ट की, तो देखो 1/5 ऑफ द पेपर तो आपका सीधे यहीं से बन रहा है। बाकी सारे सब्जेक्ट से उतना पेपर नहीं आता है। दूसरी जो फाउंडेशन हमारे लिए है वो ये है मैकेनिक्स को लेके। पहली बात तो जो कोर्स रहता है वो बहुत लेंदी रहता है। मैकेनिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे कोर्स हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं। जो क्वेश्चंस बन के आते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बन के आते हैं। और कोर्स क्या होता है? लेंदी होता है। प्लस क्वेश्चंस की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी रहती है, मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चंस इजीली नहीं हो पाते एज कम्पेयर टू, मतलब जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते नहीं है इसमें, है ना। तो इसलिए ये 3-4 चीज़ों के कारण क्या होता है, मैकेनिक्स टफ हो जाता है और बच्चे क्या करते हैं, जैसे आईआईटी जैम के पेपर में छोड़ के आते हैं। अगर आप 19 में से 14 से 15 नंबर भी लेके आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 14 से 15 बस लेके आ रहे हैं, अगर आप इस कोर्स को फॉलो करते रहे तो पक्का आपके 14 से 15 नंबर आ जाएंगे। आपने बराबर प्रैक्टिस की, अगर कोर्स को, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अच्छे से देखा है और प्रैक्टिस शीट सारी सॉल्व की हैं, तो आपके इतने मार्क्स तो आ ही जाने चाहिए। ठीक है, बाकी आगे का आपके ऊपर खुद डिसाइड करना है आपको। देखो, मैं इसकी लेंथ बता देता हूँ सारे कोर्स की। 9 से 10 लेक्चर्स में मैं आप करूँगा क्या कवर करने वाले हैं। एनएलएम कवर करेंगे, उसके बाद 1 या 2 लेक्चर में बहुत ही कम टॉपिक है काइनेमेटिक्स में आपको। वर्क एनर्जी पावर करीबन 5 लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे। सेंट्रल फोर्स मोशन में 6 लेक्चर, 5 से 6 लेक्चर्स या 7 लेक्चर्स भी लग सकते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ऑलमोस्ट 5 लेक्चर, रोटेशनल मोशन में भी 5,
और फ्लूइड मैकेनिक्स में भी 5 से 6 लेक्चर्स कवर करेंगे। तो ये जो टॉपिक हैं पार्टिकुलरली फ्लूइड मैकेनिक्स और सेंटर फोर्स मोशन, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो ये बात आप ध्यान रखें। मतलब हर साल एक न एक क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से आता है। और देखो आपने शायद इनमें से बहुत सी चीज़ें पढ़ भी रखी हों, फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा, एनएलएम आपने पहले पढ़ा है, काइनेमेटिक्स में बहुत कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हैं, वर्क एनर्जी बार में कुछ सारी नई चीज़ें हैं। ये जो दोनों यूनिट्स हैं वो आपकी जेई मेंस जेई एडवांस लेवल की हैं, तो ये सब आपने पहले से पढ़ रखा है। ये जो एक नया टॉपिक आपको आ गया है और ये इसमें भी काफ़ी कुछ आपने पढ़ रखा होगा और कुछ चीज़ें नई और आ जाएंगी। मतलब बस आपको ज़्यादा नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, जो आपने पहले पढ़ रखा है उसको हायर लेवल में पढ़ना है। जैसे कि TIFR जो क्वेश्चन पूछता है, जेस्ट जो क्वेश्चन पूछता है, वो क्या करता है, क्वेश्चन से यार आपके पुराने कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, कोई नया कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा भी तो मतलब TIFR जेस्ट में तो देखो सिलेबस क्या रहता है, MSc वाले भी रहते हैं तो उनके हिसाब से सिलेबस आता है, इसलिए लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन जैसे नए कॉन्सेप्ट किया जाते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं वो भी इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि अपने बेसिक्स नहीं क्लियर रहते हैं। बेसिक्स किस चीज़ के, जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं फ्लूइड डायनेमिक्स में या रोटेशनल मोशन में, ये सारी चीज़ें, तो इसलिए हमसे वो क्वेश्चन भी नहीं हो पाते हैं और हमारे जो मार्क्स आ सकते हैं वो भी नहीं आ पाते हैं। तो ऐसा हमारा कोर्स रहेगा। अब देखो बुक की मैं बात कर लेता हूँ, बुक की क्या हालत रहेगी इसमें। बुक्स आपको कौन सी फॉलो करनी है, सबसे पहले आपको फॉलो करनी है क्या, HC वर्मा। HC वर्मा सर की जो वॉल्यूम 1 बुक है क्लास 11th के लिए, वो आपको फॉलो करनी है। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको। बेसिक्स जो रहेंगे आपके यहाँ से बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी कुछ बेसिक्स कहाँ से क्लियर होंगे, यहाँ से। बाकी जो असाइनमेंट्स आपको कोचिंग में वाले प्रोवाइड करेंगे, जो मैं आपको दूंगा असाइनमेंट, और जो प्रैक्टिस TBP जो जिसको आप कहते हैं, वो जो प्रोवाइड की जाएगी उसको आप अच्छे से लगाते जाएंगे तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस रहेगी। अगर इसके भी बाद आपको कोई बुक लगानी है तो IE रोडोव की जो बुक है वो आप लगा सकते हैं कुछ कठिन प्रॉब्लम्स के लिए, या फिर लगा सकते हैं आप क्लेपनर की, क्लेपनर एंड कोलन, है ना। देखो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये वाली बुक्स के जो क्वेश्चन रहते हैं वो हायर लेवल के रहते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स रहती हैं वो काफ़ी टफ रहती हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली लगाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, बट स्टिल अगर आपको बहुत अच्छा करना है एग्ज़ाम में तो आप ये सारी बुक को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको असाइनमेंट्स में अच्छे प्रॉब्लम्स भी प्रोवाइड करा के दूंगा, मतलब सारे टफ प्रॉब्लम भी रहेंगे, एवरेज भी रहेंगे और इजी प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, ठीक है। असाइनमेंट्स आपके सबके अच्छे हिसाब से बनाया जाएगा, मतलब कि ना ही ज़्यादा इजी रहेगा ना ही ज़्यादा टफ रहेगा, मतलब मॉडरेट लेवल का रहेगा असाइनमेंट जो आपका रहेगा। तो जैम भी जो होता है वो इजी क्वेश्चन भी नहीं, इजी मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी आते हैं, मॉडरेट लेवल के आते हैं। 70 नंबर का जो आपका पेपर आता है वो इन्हीं से आता है। तो यार बहुत ज़्यादा भी करके अपन को कोई मतलब होने वाला नहीं है कि, लेकिन हाँ आपकी जो अप्रोच होती है क्वेश्चन के लिए वो अगर आपको सुधारनी है तो आप ये जो बाकी की जो 2 बुक्स थी इनको आप लगा सकते हैं। मैं कोर्स के अंदर आपको ये जो दोनों बुक्स हैं, मतलब ये जो 2 चीज़ें हैं इनसे आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लेक्चर 1 है वो चालू करते हैं। ऑलमोस्ट देखो जो एवरेज लेंथ पहुँच रही कोर्स की वो 30 से 35 लेक्चर के बीच में, और मैकेनिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। हाँ EMT भी बहुत बड़ा है, उसके अलावा मैकेनिक्स मैकेनिक्स और EMT ये दोनों सब्जेक्ट्स बहुत बड़े हैं, तो इसलिए उनको मतलब कम लेक्चर्स में कंप्लीट करना बहुत टफ हो जाता है, मतलब चीज़ें छूट जाती हैं और फिर आधा अधूरा कोर्स करके आपको भी कुछ फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। तो पहला लेक्चर हम आपका आज चालू करते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के नियम, ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है, या फिर इसको बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, है ना। तो ये काय की बात हो रही है अपनी 17th सेंचुरी की। कब की बात है ये, 17th सेंचुरी की, जब 1642 से 1727 के आसपास जब न्यूटन ने जन्म लिया था। तो उसके कारण तो मतलब इसमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट तो रहने नहीं वाले हैं,
मॉडर्न फिजिक्स से बहुत दूर की बात है, तो इसमें जो भी चीज़ रहेगी वो क्लासिकल फिजिक्स रहेगी, है ना, पूरी की पूरी क्या है, क्लासिकल फिजिक्स है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्या क्या मतलब होता है न्यूटोनियन मैक्सिमम, हमको पढ़ना क्या है इसमें। देखो काइनेमेटिक्स का आप सबने नाम सुना होगा। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स क्या होता है? मोशन। काइनेमेटिक्स में काय की स्टडी होती है? मोशन की स्टडी होती है। तो मोशन जैसे कि माने चलो ये बॉल है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रही थी, अब कुछ देर बाद इसकी स्पीड मान के चलो चेंज हो गई 3 मीटर पर सेकेंड हो गई है। 3 मीटर पर सेकेंड ऐसा क्या हुआ यहाँ के बीच में जिसके कारण इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड हो गई? तो उसकी स्टडी कौन करेगा? क्या करेगा? डायनेमिक्स करेगा। डायनेमिक्स मतलब हमें यहाँ क्या स्टडी करना है? कॉज ऑफ मोशन और साथ साथ मोशन की भी स्टडी करना है। मतलब ये दोनों चीज़ की स्टडी हम काय में करते हैं? डायनेमिक्स करते हैं। और इसी को बोलते हैं एनएलएम, जिसको आप बोल सकते हैं न्यूटन लॉस ऑफ मोशन। तो हमें क्या इसकी स्टडी करना है? कॉज ऑफ मोशन की स्टडी करना है। तो मेनली पूरे चैप्टर किस चीज़ के बारे में है? फोर्स के बारे में। किस चीज़ के बारे में है? फोर्स के बारे में। तो अभी हम बाइफिकेशन करके देखते हैं कि फोर्स क्या होता है। देखो फोर्स क्या क्या होते हैं? बहुत प्रकार से होते हैं फोर्स। फोर्सेस हमारे क्या हैं? बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मेनली तो 4 प्रकार के फोर्सेस जो आपको पढ़े होंगे आपने, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और एक और कौन सा होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं। लेकिन हमें यहाँ इस प्रकार से नहीं समझना है, हमें यहाँ पे 2 प्रकार के फोर्सेस समझने हैं। कैसे? एक होगा आपको कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक होंगे आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले क्या आ जाता है भाई? टेंशन, टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ड्रैग फोर्स और विस्कस फोर्स आ जाता है और स्प्रिंग फोर्स। ये सारे क्या आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या कहलाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास में ही पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या होता है? कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं होता है, आर डिस्टेंस पे भी ये वर्क करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्सेस, वीक फोर्सेस और न्यूक्लियर फोर्सेस, ये सारे क्या आते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाते हैं। देखो इनकी स्टडी हमको नहीं करनी है। ग्रेविटेशन की स्टडी हम आगे चल के इस चैप्टर में करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक यूनिट है आपकी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्टडी हम आगे इस यूनिट में आपको डिस्कशन करने मिलेगा। वीक फोर्सेस भी हमें डील नहीं करना है। न्यूक्लियर फोर्स के लिए हमारा किस में है? मॉडर्न फिजिक्स में, सिलेबस में, मॉडर्न फिजिक्स के सिलेबस में। तो हमें किस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है इस कोर्स के अंदर? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के लिए क्या करना है? टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ड्रैग फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्सेस, इन सारे फोर्सेस के लिए हम क्या करेंगे? डील करेंगे और इन सब के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एक फोर्स के बारे में सबसे पहले ब्रीफ कर देता हूँ। तो पहला फोर्स कौन सा है अपना? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, देखो जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो क्यों लगता है? सरफेस से कांटेक्ट के कारण, सरफेस से कांटेक्ट के कारण। मतलब अगर कोई बॉडी, कोई मास m किसी दूसरे बॉडी या सरफेस से कांटेक्ट में है, तो ये जो सरफेस है इस बॉडी पर क्या लगाएगा? एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। और वो जो नॉर्मल रिएक्शन वो होगा, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब क्या एक चीज कई बार मिसकंसेप्शन जो बच्चों के मन में रह जाता है, क्या जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो बॉडी के सेंटर से पास होता है या फिर सेंटर के बाहर से भी पास हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा भी हो सकता है। इनमें से कौन सी चीज सही है, ये या ये? तो देखो ये भी सही है और ये भी सही है।
है ना, मतलब दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। मिसकंसेप्शन नहीं रखना है कि बॉडी के हमेशा सेंटर से पास होगा, नहीं, साइड से भी पास हो सकता है। और ऐसे क्वेश्चन हम आगे चल के फोर्स में करेंगे, तो छोटे छोटे जो मिसकंसेप्शन हैं अपन को इन सबको हटाएंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, फॉलो करना है कोर्स को डेडिकेशन के साथ। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में क्या पता चला, ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है और जो लगती क्यों है ये सरफेस से कॉन्टैक्ट के कारण, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहती है। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में अब आगे करेंगे हम डिस्कशन, एक डीप डिस्कशन होगा। इसकी वैल्यू जो नॉर्मल रिएक्शन की क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगी। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। 99% केसेस में आप क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जीरो शायद एक आध केस में जो क्वेश्चन हम करें उसमें आपको जीरो देखने मिले। देखो, सबसे पहले हम ये बेसिक चीज़ें हैं जो सारी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको आगे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, टेंशन फोर्स के बारे में, टेंशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब टेंशन भी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, टेंशन कहाँ लगता है, हमेशा किन ऑब्जेक्ट में लगता है, स्ट्रिंग में, रोप में, रॉड में, है ना, चेन में, चेन वाले प्रॉब्लम जो आपके होंगे, वायर होगा, ये सारी चीज़ों में क्या लगता है, टेंशन लगता है। अब माने चलो मैं कोई, ये सीलिंग है मेरी, इसमें मैंने एक रोप ली और यहाँ पे एक मास टांग दिया। अब ये जो मास है इस पे वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg, इस मास पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो वेट है उसे अर्थ अपनी तरफ खींच रही है ना। तो लेकिन अभी भी ये ऑब्जेक्ट लटका हुआ है यहाँ पे, क्यों लटका हुआ है, क्योंकि एक अपवर्ड फोर्स है जो इसे बैलेंस कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन का फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंशन। डिनोट कैसे करते हैं, टी से करते हैं। ठीक है, अब टेंशन के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जान लो। पहली चीज़ है डायरेक्शन, टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है। टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है भाई, टेंशन की डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग होती है। यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, लेकिन किस रेफरेंस से देखना उस पर डिपेंड करता है। मान ली चलो इस मास पे कोई आदमी खड़ा होगा तो उसको टेंशन की डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या दिखेगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, हमेशा टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, मान चलो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे मास m रखा हुआ है एक, और ये यहाँ पे दूसरा मास m रखा हुआ है, और यहाँ पे एक और फोर्स से मैं खींच रहा हूँ इस मास को। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है एक, तो इस स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन, अगर मैं यहाँ खड़े होकर देख रहा हूँ तो यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन मुझे कैसी दिखेगी, ऐसी, और अगर यहाँ खड़े होकर देख रहा हूँ तो यहाँ ऐसी दिखेगी। मतलब हमेशा क्या रहेगा, टेंशन की वैल्यू अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। डायरेक्शन का पता चल गया कि टेंशन की डायरेक्शन किस तरह होगी। क्वेश्चन में आप प्लॉट कर सकते हैं ना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इरेजर को क्या हो गया, हो गया। मान चलो यहाँ पे एक मास m है, ये पुली है यहाँ पर, ये एक मास m और है। ठीक है, ये इसका सरफेस है। ठीक है, ये एक और मास m से जुड़ा हुआ है। ठीक है, या सरफेस से दो मासेस रखे हुए हैं। अब यहाँ पे टेंशन क्या होगा, यहाँ से मैं खड़े होकर देख रहा हूँ तो मुझे टेंशन क्या दिखेगा, इधर की तरफ, मतलब अवे फ्रॉम द पॉइंट, टी इसको डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मैं लटका हुआ हूँ m1 पे तो मुझे टेंशन इधर कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, टी। अब इस वाले स्ट्रिंग में अगर टेंशन में देखूंगा तो किधर लगेगा, इधर, और यहाँ वाले पॉइंट पे इधर की तरफ लगेगा। अब यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी चेंज, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज हो गई है। अगर स्ट्रिंग चेंज होगी मतलब टेंशन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो नोट कर लो, स्ट्रिंग चेंज मतलब टेंशन भी चेंज, टेंशन का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग स्ट्रिंग के लिए अलग अलग टेंशन होता है। ठीक है, अगर स्ट्रिंग में बदल दिया क्वेश्चन में तो टेंशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। कभी कंफ्यूज नहीं होना आपको इसमें। ठीक है,
तीसरी चीज़ एक और नोट करने वाली बात ये है कि माने चलो मेरा मास ये है m, ठीक है, और एक स्ट्रिंग लगी हुई है ऐसे एक और मास m से, या फिर मास की जगह यहाँ ले लो, क्या आप क्या कंसीडर कर लो, यहाँ पे सीलिंग है, ठीक है, ये सीलिंग है और मास m यहाँ पे लटका हुआ है। अब अगर ये स्ट्रिंग मासलेस है, क्या है, मासलेस स्ट्रिंग है मेरी, अगर स्ट्रिंग क्या है मेरी, मासलेस है, तो हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, T होगी। हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी आपकी, T। चाहे यहाँ पे देखो, चाहे यहाँ 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 कहीं भी देखो, क्या रहेगी, मतलब टेंशन का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। टेंशन रहेगा क्या, यूनिफॉर्म, अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो। अगर मासलेस स्ट्रिंग नहीं है तो टेंशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। मतलब मासलेस स्ट्रिंग के लिए टेंशन यूनिफॉर्म रहेगा और मास वाली के लिए क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा कि मासलेस है कि नहीं स्ट्रिंग, ये भी आपको देख के करना पड़ेगा। मतलब कि ऑलमोस्ट तो 90% क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसमें क्या रहेगा, आपकी मासलेस स्ट्रिंग ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन कई बार एग्जाम्स में जो टफ एग्जाम्स रहते हैं उसमें आपको जो रोप रहती है उसका भी मास प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम पे। अब इसके बारे में देख लेते हैं हम, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, क्या यूज है फ्री बॉडी डायग्राम का। फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले वो क्यों पड़ी ये जान लेते हैं। मान चलो एक मास m यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे नीचे की तरफ प्लेट लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, इधर मान चलो लग रहा है टेंशन का फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है आपको कुछ भी ये कंसीडर कर लो फोर्स F, है ना। फिर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक और फोर्स F1 एक्ट कर रहा है, एक और फोर्स F2 एक्ट कर रहा है, इतने सारे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब इन सब के क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं फोर्सेस, तो इनके रिएक्शन पेयर भी लगा रहा होगा मास m। तो क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस को एक ही समय में डील करना पड़ता है, इसलिए हम एक फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, जिसको उससे हम डील करने में आसानी होती है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को डील करने में आसानी होती है। और एक मास में कितने ही फोर्सेस लग रहा हो हम उसे कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन इक्विलिब्रियम की, ठीक है। इसलिए हमने क्या तरीका चुना, फ्री बॉडी डायग्राम का। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने वाले हैं वो क्या है, बॉडी विल बी टेकन एज पॉइंट मास, बॉडी विल बी टेकन एज पॉइंट मास। ऑब्जेक्ट को क्या कंसीडर करना है, पॉइंट मास कंसीडर करना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या कंसीडर करनी है आपको, वी विल शो ओनली फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मास, ठीक है। जिस भी मास का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो उस पर जो फोर्सेस लग रही है, मतलब ऑन द, मतलब उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, आपको mg लग रहा है नीचे, उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर, आपको सिर्फ वो शो करना है। ये वाला मास दूसरे मास पे क्या लगा रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लगाना है, वो आपको इसमें कंसीडर नहीं करके करना है, ठीक है, जिस भी मास का एफपीडी बना रहा है। और ऑल द फोर्सेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम अ सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो सारी जो भी आप फोर्सेस मेजर कर रहे हैं वो आप क्या करेंगे, सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने टेंशन की फोर्स कहीं और से मेजर कर ली है और नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से मेजर कर लिया है और वेट आपने लिफ्ट में मेजर कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारी फोर्सेस क्या होंगी, किसी एक चीज़ से रिस्पेक्ट है या फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको मेजर करनी रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल आपको लेके चलता हूँ, एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ये कंसीडर करो एक पुली है, यहाँ पे ये मास m लटका हुआ है, यहाँ से एक और मास लटका हुआ है m, ठीक है। अब आपको क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, देखो इस पे यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा T,
यहाँ पे भी टेंशन लग रहा होगा T, ठीक है, क्योंकि सेम रोप है ना। यहाँ पे भी टेंशन, क्योंकि पुली के रिस्पेक्ट में देखा है तो नीचे की तरफ लगेगा, यहाँ पे भी नीचे की तरफ लगेगा। अब यहाँ ये T नीचे की तरफ है, ये भी T नीचे की तरफ है, लेकिन पुली क्या कर रही है, मूव नहीं कर रही है। पुली क्या है, मूव नहीं कर रही है, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम पे है, मतलब नीचे वाले फोर्स और ऊपर वाले फोर्स बैलेंस होंगे। यहाँ ऊपर क्या लग रहा है 2T। तो अगर मैं पुली का FBD बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, ये लगेगा 2T, एक लगेगा T और एक और लगेगा T। दो फोर्स नीचे T के लग रहे हैं और एक 2T ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर ये वाले मास का M1 मास का बनाऊंगा तो क्या बनेगा, तो M1 लिख लो, इसको M2 लिख लो। M1 मास का क्या बनाएगा, एक नीचे M1 पे फोर्स लग रहा होगा M1G जो कि इसका वेट है, और एक उसको फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स। सिमिलरली M2 मास पे भी क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है T ऊपर की तरफ और एक फोर्स लग रहा है M2G नीचे की तरफ, ठीक है। अब जिस भी डायरेक्शन में ये एक्सलेशन हो रहा है उसको आप शो कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है जैसे मैंने बताया आपको कैसे आपको कंसीडर करना है FBD, ठीक है। आगे क्वेश्चन से हम देखते चलेंगे किस प्रकार से बनाते हैं, सारी चीज़ें बनने लगेंगी। अभी तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है बहुत से लोगों को ये सारी चीज़ें पहले से पढ़ रखी हों, जिनने JEE मेंस वगैरह की तैयारी की हो, ठीक है। चलो अब सबसे पहला लॉ पढ़ते हैं न्यूटन का। क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, स्टेटमेंट है ना, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम is 0, then the system will net external force है ना, net external force will remain at its initial state of motion। का मतलब क्या है, अगर कोई सिस्टम में कंसीडर कर लूँ, मान चलो दो मास का एक सिस्टम है, एक मास है M1, एक मास है M2, और इसको मैंने बांध दिया एक टेंशन T स्ट्रिंग से, जिसमें टेंशन क्या है T, ठीक है। अब इस मास को मैं यहाँ पे F4 से खींच रहा हूँ, इस मास को यहाँ से F4 से खींच रहा हूँ। देखो अब मान चलो ये स्ट्रिंग क्या है, मजबूत है, तो ये टूटेगी नहीं, ठीक है, ऐसा हम कंसीडर करके चलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे F फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी F फोर्स लग रहा है ना, और अब क्योंकि अगर हम इसको एक सिस्टम मान के चलें तो जो टेंशन का फोर्स है, देखो ये इंटरनल फोर्स है ना, आपस में कैंसिल हो जाएगा ना, ये क्या है इंटरनल फोर्स है, एक्शन रिएक्शन पेयर के रूप में ये काम कर रहे हैं, ठीक है। M2 पे ये लगा रहा है इधर की तरफ और M1 पे टेंशन लग रहा है इधर की तरफ, ठीक है। तो एक्शन इंटरनल फोर्सेस हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। और एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रही है, सिस्टम पर 0, क्योंकि F लग रही है इधर और माइनस F लग रहा है पीछे, मतलब F लग रहा है पीछे की तरफ, तो उसमें माइनस की डायरेक्शन रहेंगी क्योंकि वेक्टर होता है, ठीक है। तो टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारी क्या लग रही है सिस्टम पे, 0 लग रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। if sum of external forces F1 plus F2 plus F3 and so on is equals to 0, then A net equals to नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या होता है, नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन का मतलब होता है, नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, या एफ नेट का मतलब होता है, एफ नेट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है फिलहाल, है ना। अब वो 2 प्रकार कौन से हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, बॉडी रेस्ट पर है और वो
उस पर मान के चलो ये मास यहाँ पे रेस्ट पर रखा हुआ था, इससे मैंने कोई फोर्स नहीं लगा रही है, F इक्वल्स टू 0, कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ मैं इसमें, तो ये क्या रहेगा, इसी टेबल पे ऐसे ही रखा होगा। तो मतलब इनिशियल पोजीशन इसकी क्या थी, रेस्ट, इनिशियल जो वो था स्टेट था क्या था, रेस्ट का था, और बॉडी रेस्ट पर ही है। मतलब ए नेट इक्वल्स टू 0 एंड बी नेट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी, दोनों चीज़ क्या होगी, 0 होगी। तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, बॉडी विल मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, माने चलो एक कार है ना, वो मूव कर रही थी कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब मैंने उस पर कोई ब्रेक नहीं लगाया, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मान चलो इसमें नहीं लग रहा है, तो आगे भी क्या करती रहेगी, 2 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करती रहेगी, ये हमको लॉ बताता है। तो ये वाले जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ऐसा नहीं है यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 नहीं है, नहीं, एक्सीलरेशन यहाँ पे भी 0 है, लेकिन वेलोसिटी है एक क्या है, नेट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपको पता चल गया क्या, ए नेट इक्वल्स टू 0 रहेगा और बी नेट क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ए नेट इक्वल्स टू 0 एंड बी नेट ऑल्सो इक्वल्स टू 0, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ए नेट इक्वल्स टू 0, उसके साथ साथ बी नेट की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, है ना। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट पे कोई सिस्टम पे एफ नेट इक्वल्स टू 0 है, मतलब एम इंटू ए नेट इक्वल्स टू 0 है। फोर्स क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या है, ए नेट हमारा 0 है, क्योंकि मास कभी 0 नहीं हो सकता क्लासिकल फिजिक्स में, है ना। तो डी बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 0 है, इसका मतलब क्या है, v की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है ना। v की वैल्यू 0 भी हो सकती है, अगर यह है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और यह है तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बहुत ईजी है, बेसिक सी चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले बहुत ही इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन लिख लो, ये बनाओ डायग्राम। ये मास m1 और एक और मास यहाँ पे लटका हुआ है m2। m1 की वैल्यू क्या है, 2 kg, और m2 की वैल्यू क्या है, 5 kg, है ना। तो आपको क्या करना है, स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है, T1। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T1। चलो जो वीडियो है उसको पॉज करो और खुद से ट्राई करके देखो क्वेश्चन को, FBD बनाओ और फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जितने भी फोर्स चेक कर रहे हैं। कर लिया पॉज, करूँ क्वेश्चन, ठीक है, मैं सॉल्व करूँ, चलो मैं करता हूँ। m1 मास है हमारा, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है T1 ऊपर की तरफ, इसका FBD बनाए तो, और एक नीचे इस स्ट्रिंग में भी एक टेंशन क्रिएट हो रहा होगा T, ठीक है, इसमें क्रिएट हो रहा है टेंशन T। एक फोर्स लग रहा है T नीचे की तरफ और एक खुद का एक वेट लग रहा है m1g। तो इसकी मैंने FBD बना ली है, इसको मैं अब लिख देता हूँ इक्वेशन को। नीचे वाले फोर्सेस ऊपर वाले फोर्सेस से बैलेंस करेंगे, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ऑब्जेक्ट, है ना, लटका हुआ है ना, मतलब रेस्ट की पोजीशन में है। तो m1g प्लस t इक्वल्स टू T1, है ना। इक्वेशन नंबर 1 हमारी ऐसी बन गई। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, m2 की। m2 पे एक नीचे फोर्स लग रहा होगा m2g, जो उसका वेट है उसके कारण, और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन का। तो m2g की वैल्यू क्या जाएगी, t के बराबर हो जाएगी इक्विलिब्रियम में। ये दो इक्वेशन आ गई, अब इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। m2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, g की वैल्यू 10 लेके रख दो, क्या आ जाएगा हमारा, t की वैल्यू कितनी आएगी, m2 की वैल्यू 5 और g की वैल्यू 10, मतलब 50 न्यूटन आ गया हमारा क्या, t। और T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1g प्लस t, है ना।
m1 की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10, t की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो 70 न्यूटन हमारी क्या आ जाएगी, T1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आ गया आंसर, आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे एक मास है m, ठीक है, ये एक मास, ये जो मास है इस पे एक टेंशन लग रहा है T1 और ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा है T2। तो ये जो एंगल बना रहा है आपका 45 डिग्री बना रहा है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और ये जो मास है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में, है ना। और मास m की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 10 kg। ठीक है, तो आपको क्या पता लगाना है, इसको कर लो 10√2 kg। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लगाना है पता, T1 की वैल्यू पता लगानी है एंड T2 की वैल्यू भी पता लगानी है। ठीक है, पॉज करो, क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। चलो आगे करूँ मैं सोल्यूशन। ठीक है, कर लिया पॉज वीडियो, आगे आंसर। चलो मैं आप सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे T1 फोर्स यहाँ पर इस पर एक्ट कर रहा है, तो T1 फोर्स यहाँ हॉरिजॉन्टल से हमारा कितना एंगल बना रहा होगा, 45 डिग्री बना रहा होगा। मतलब मास m पे T1 फोर्स जैसे लग रहा है ऐसे 45 डिग्री से। ठीक है, और एक फोर्स T2 लग रहा है यहाँ पे, और एक फोर्स mg लग रहा है। ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं अभी, है ना। अब ये वाले ये T1 है और ये T2 है। ये वाला जो T1 फोर्स है, टेंशन का फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं। तो दो कंपोनेंट्स हैं, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या आ जाएगा, T1 cos 45 डिग्री। तो कंपोनेंट्स बनाते सबसे बनते ही होगा, 11th क्लास में सबने सीखा है, और इसका आ जाएगा T1 sin 45 डिग्री। ये बना लिए T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ, इसका प्रोजेक्शन लेंगे इधर की तरफ, तो T1 cos 45 डिग्री आएगा। ऊपर की तरफ लेंगे तो T1 sin 45 डिग्री आ जाएगा। अब इक्वेशन लिख दो इक्विलिब्रियम कंडीशन से। ऊपर जितने सारे फोर्स लग रहे हैं उसको बैलेंस करेगा कौन, नीचे वाले फोर्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, T1 sin 45 डिग्री की वैल्यू होती 1/√2, m हमको दिया है कितना, 10√2 kg, है ना, और g की वैल्यू होती 10। T1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 100 × 2 मतलब 200 न्यूटन। ठीक है, ये आ गई हमारी T1 की वैल्यू। अब सिमिलरली T1 cos 45 डिग्री की वैल्यू रख दो 1/√2, ये आ जाएगी किसके, T2 के बराबर। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब इक्विलिब्रियम कंडीशन लाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, T1 200/2 न्यूटन, √2 न्यूटन, मतलब 100√2 न्यूटन। ये हमारी दोनों वैल्यू आ गई। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर एक स्लैंटेड हाइट है, यहाँ पे एक सरफेस पर एक मास m रखा हुआ है, और ये स्ट्रिंग से यहाँ बंधा हुआ है ना। स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू क्या है, T। आपको क्या बताना है, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन मास if mass m is in the equilibrium। अगर ये मास इक्विलिब्रियम में, तो आपको क्या बताना है, इसमें टेंशन T की वैल्यू बतानी है, और नॉर्मल रिएक्शन जो इस पे लग रहा है उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, पहले तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन ड्रॉ करके देखो ये किधर होगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। FBT बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉज करो, खुद से कर लिया।
स्टार्ट करूँ क्वेश्चन में? देखो मास m हमारा ऐसे रखा हुआ है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। क्यों इधर की तरफ लगेगा? इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही क्या लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, मास m पे mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ये कौन सा फोर्स है? हमारा वेट वाला फोर्स है। ठीक है, स्लांटेड हाइट है थीटा। अभी इसको थीटा ही लेके चलते हैं। ठीक है, ये क्या, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा, क्योंकि ये क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा अपना? ये पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इतना सबको बनता है ना? फिर से बताऊं, देखो क्या होगा। ऐसी हाइट है ना, ये हमको थीटा दे रखा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और ये वाला एंगल पूरा क्या है? 90 है, तो ये वाला एंगल भी फिर से क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करो, इसके mg के दो कंपोनेंट से सॉल्व कर लो। एक क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, और इधर की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा? ये वाला कंपोनेंट होगा। क्यों? हम थीटा के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। प्लस इस पे एक और फोर्स लग रहा है, टेंशन का फोर्स T इधर। अब FPD बनाने की कोशिश करो। नॉर्मल रिएक्शन मास m पे ऊपर की तरफ, mg cos थीटा नीचे की तरफ, ऐसे करके देखो। इस डायरेक्शन में ऐसे हम मास को देख रहे हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन ऊपर ये कहलाएगी, नीचे ये कहलाएगी। ठीक है, और आगे की तरफ एक क्या लग रहा है? टेंशन फोर्स लग रहा है। पीछे की तरफ क्या लग रहा है? mg sin थीटा। ये चार फोर्सेस लग रहे हैं। अब इसमें बैलेंस कर लो। बैलेंस कर लो फोर्सेस, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन n इक्वल टू mg cos थीटा। हमसे क्या पूछा था? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पूछा था, तो mg cos थीटा। और टेंशन की वैल्यू क्या पूछा था? टेंशन की वैल्यू पूछी तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg sin थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन था, होपफुली बन गया होगा सभी से। बस कंपोनेंट रिजॉल्व करते आना चाहिए आपको, बस और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये पुली वाला। यहाँ पे एक मास m रखा हुआ है। ठीक है, ये बंधा हुआ है एक पुली से, जो स्ट्रिंग ऐसे गई है यहाँ मास m1 पे। ठीक है, ये मास m की वैल्यू आपको कितनी दी है? मास m की वैल्यू दी है 5 kg, और मास m1 की वैल्यू दी है आपको 3 kg। थीटा की वैल्यू कितनी ले लो? थीटा की वैल्यू अभी रहने देते हैं। टेंशन T, टेंशन T की वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन n की वैल्यू, और एंगल थीटा एंगल की वैल्यू। ये तीनों एंगल की वैल्यू ये तीनों चीज़ की वैल्यू आपको करनी है, फाइंड करनी है। अगर ऑब्जेक्ट क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन किस पे लग रहा होगा? इस पे लग रहा होगा, ये वाले मास पे तो लग नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है नॉर्मल रिएक्शन की। इस स्ट्रिंग में क्या टेंशन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये एंगल थीटा क्या है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो जल्दी से वीडियो पॉज करो और सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। ठीक है, कर लिया पॉज? चलो अब मैं करता हूँ। ठीक है, ये 5 kg हमारा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ n, यहाँ पे लगेगा टेंशन स्ट्रिंग में, यहाँ पे टेंशन लगेगा T, और यहाँ पे क्या लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा T। ठीक है, एक ही स्ट्रिंग है ना, यही घूम के स्ट्रिंग यहाँ ये सेम स्ट्रिंग रहेगी, तो टेंशन क्या रहेगा? T रहेगा, और टेंशन की डायरेक्शन क्या रहेगी? अवे फ्रॉम द पॉइंट रहेगी, है ना। अब इसके कंपोनेंट्स अगेन mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। mg cos थीटा इधर लगेगा, और mg sin थीटा इधर की तरफ लगेगा, तो यहाँ लग जाएगा क्या? mg cos थीटा, या फिर लिखो लो इसको, क्या लिख लो? 5g cos थीटा, और इधर की लगेगा 5g sin थीटा।
अब देखो इसको बैलेंस कर लो, क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5g साइन थीटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5g कॉस थीटा। ये आ गया आपका, दो इक्वेशन आ गई है ना। अब तीसरी इक्वेशन के लिए क्या करो, mg का FBD बना लो, ठीक है। ये m1 है, mg का नहीं सॉरी m1 का है ना, m1 का FBD बनाओगे तो ऊपर की तरफ हमारा लग रहा है t और नीचे की तरफ लग रहा है m1g जिसका वेट है, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी m1g आ जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में m1 की वैल्यू हमको क्या दी है 3 दी हुई है, g की वैल्यू 10 ले लो, 30 न्यूटन क्या आ जाएगा हमारा टेंशन आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, t की वैल्यू क्या, t की वैल्यू आपने 30 पुट करी है, g की वैल्यू 10 पुट करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/5 है ना, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या होती है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या होती है आपकी 37 डिग्री, ठीक है। फिर थीटा क्या आ जाएगा आपका 37 डिग्री। अब देखो ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, कुछ नोट कर लो। साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 3/5, कॉस 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 4/5, साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 4/5, और कॉस 53 वैल्यू की 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 3/5 है ना। ये चार वैल्यूज आपको क्वेश्चन से आगे काम आएगी, ठीक है। और एक सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बन रही थी mg कॉस थीटा, ठीक है, 5g कॉस 37 डिग्री। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ से निकाल लो इस इक्वेशन से, 50 इंटू कॉस 37 डिग्री की वैल्यू क्या है अपनी 4/5, तो ये पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या आ गया 40 न्यूटन, थीटा की वैल्यू भी आ गई, और क्या आ गया हमारी क्या आ गई टेंशन की वैल्यू भी 30 न्यूटन आ गई, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लिखो अब, एक मास रखा है m 10 kg का, उसके ऊपर एक और मास रखा है m 5 kg का, उसके ऊपर एक और मास रखा है m 2 kg का, ठीक है। ये तीनों मासेस रखे हैं, आपको क्या फाइंड करना है, ये तीनों मासेस रखे हैं सरफेस पे रखे हैं, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg मास एंड 5 kg मास। ये दो मासेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन आपको निकालना है। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, FBD बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं, ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले 10 kg वाले को देखते हैं, 10 kg पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। चलो पहले 2 वाले को देखते हैं, 2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा 5 kg, इन दोनों के कारण 5 kg 2 kg जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इनके कारण, क्योंकि ये क्या है कांटेक्ट में है, तो इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या रहेगी N1, 2 kg पे ऊपर रहेगा, ठीक है। 2 kg पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक है, ये 2 kg वाला मास है, एक नॉर्मल रिएक्शन N1 ऊपर की तरफ, और एक मास लग रहा होगा 2 kg पे 2g नीचे की तरफ, तो N1 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी सीधे 20 न्यूटन। चलो बाकी बचे भी आपको नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते हैं, है ना, उनकी वैल्यू बाकी की भी FBD बना के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ कर लो 2 kg और 5 kg, यहाँ पे 10 kg कर लो, ठीक है। 10 kg और 5 kg के बीच में आपको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। तो 5 kg का जो मास है उस पर नॉर्मल रिएक्शन एक लग रहा होगा ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि 10 kg और 5 kg आपस में कांटेक्ट में है, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन के लिए होगी N2। एक 5 kg पे रिएक्शन पेयर जो लगा रहा होगा 2 kg भी 5 kg पे एक नीचे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, क्यों, क्योंकि 5 2 पे जब ऊपर की तरफ लगा रहा है तो उसका एक रिएक्शन पेयर भी तो होगा जो नीचे की तरफ लगेगा उससे, है ना, तो ये भी आपको कंसीडर करके चलना है। तो 5 kg पे एक नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा N1, और एक 5 kg का खुद का मास लग रहा होगा, वेट जो है खुद का वेट लग रहा होगा 5 kg मास पे।
तो ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दो यहाँ पे, क्या जाएगा आपका N2 इक्वल टू N1 प्लस 5G। N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 प्लस 50 यानी 70 न्यूटन। ठीक है, ये आ गई आपके N2 की वैल्यू। अब 10 kg मास को कंसीडर करो, 10 kg का जो मास है उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन तो वो लग रहा होगा जो ग्राउंड लगा रहा है उस पर सरफेस पे, उसको हम बोल देते हैं N, जो सरफेस लगा रहा है 10 kg मास पे। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं N बोल देते हैं। एक वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, है ना, और एक क्या लग रहा होगा 5 kg जो 10 kg पे लगा रहा नॉर्मल रिएक्शन, वो भी लग रहा है नीचे की तरफ, उसे हमने क्या बोला था N2। अब इसका फिर से FBD बना लो, N2 प्लस mg इक्वल्स टू N। तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी N2 मतलब 70 न्यूटन प्लस mg, मतलब m कितना है 100, m 10 है तो मतलब n टोटल mg आ जाएगा 100, तो मतलब टोटल वैल्यू क्या आ गई 170 न्यूटन। तो n की वैल्यू आ गई 170 न्यूटन। तीनों नॉर्मल रिएक्शन हमारा निकल गया। इन दोनों के कारण जो नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो रहा है वो भी, ये जो सरफेस है इन दोनों के कांटेक्ट के कारण जो हो रहा है वो भी, और ये वाले कांटेक्ट के कारण भी जो हो रहा है, तीनों नॉर्मल रिएक्शन हमारे फाइंड हो रहा है। ठीक है, चलो अब क्या पढ़ते हैं हम, सेकेंड लॉ पढ़ते हैं न्यूटन का। हेडिंग डालो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force and the change in momentum will take place in the direction of force acting on the system। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का लाल रख लेते हैं। ये एक मास m है ना, ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, m की वैल्यू मान के चलो 1 kg है ना, ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, है ना। अब ये इस डायरेक्शन में चल रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, आगे चल के मैं कहूँ कि इसकी, अब इसका मोमेंटम क्या होता है mv, है ना। इस डायरेक्शन क्या कहलाएगी आई कैप, एक्स कैप की डायरेक्शन क्या कहलाएगी आई कैप। ठीक है, m की वैल्यू 2 है, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी m की वैल्यू 1 है और v की वैल्यू 2 है, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 आई कैप आ जाएगा। मोमेंटम क्या आ जाएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड आई कैप। अब आगे चल के मान के चलो इसकी स्पीड कितनी हो गई, अब 3 मीटर पर सेकेंड हो गई है, तो मोमेंटम की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी अब 3 kg मीटर पर सेकेंड आई कैप, है ना। तो मोमेंटम इंक्रीज हुआ, इसी डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ, चेंज किस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में आएगा। तो फोर्स किधर लग रहा होगा, इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, किधर डायरेक्शन में लग रहा होगा, इधर। क्यों, क्योंकि चेंज किस डायरेक्शन में हमारा आ रहा है, सेम डायरेक्शन में। सेकेंड पार्ट जो हमारा कह रहा है न्यूटन लॉ का स्टेटमेंट जो है वो क्या बोला है, द चेंज इन मोमेंटम विल टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। मतलब जिस डायरेक्शन में चेंज होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, और चेंज आएगा क्यों, क्योंकि फोर्स लग रहा है। कॉज क्या है, फोर्स। मोमेंटम में चेंज आ रहा है उसका कॉज क्या है, फोर्स। वेलोसिटी चेंज हो रही है उसका कॉज क्या है, फोर्स, है ना। हमने कॉज की बात की थी पहले भी, कि कॉज की बात करेंगे हम आगे चल के। तो माने चलो एक मास m होता, अब इसकी ये पहले 3 मीटर पर सेकेंड चल रहा होगा, आगे चल के ये इसकी वेलोसिटी माने चलो 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, इसकी वेलोसिटी कम हो गई ना, तो कम होगी तो मोमेंटम में चेंज किस डायरेक्शन में आया होगा, इधर की तरफ।
पहले यहाँ ज़्यादा था, अब यहाँ कम डायरेक्शन हो गया, है ना। तो नेट चेंज किस डायरेक्शन में, इधर की तरफ। मतलब फोर्स क्या होगा, कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स होगा इसको पीछे ढकेलने वाला, तभी इसकी वेलोसिटी क्या होगी 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब फोर्स भी किधर एक्ट करेगा, इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यही बस लॉ बोलना चाह रहा है, लॉ का जो सेकेंड पार्ट है वो यही बोलना चाह रहा है कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, चेंज की डायरेक्शन में होगा, मोमेंटम के चेंज की डायरेक्शन में। चलो अब फर्स्ट पार्ट समझते हैं। फर्स्ट पार्ट सीधे सीधे ये बोल रहा है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी टी। इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो ये आ जाएगा एफ की वैल्यू डीपी बाई डी टी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी टी, है ना। अब एफ इज डीपी बाई डी टी ये हमेशा वैलिड होता है, हमेशा वैलिड होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब टी को क्या लिख सकते हैं हम, एम बी लिख सकते हैं। एम बी लिखा डी एम बाई डी टी इंटू बी प्लस एम डी वी बाई डी टी। प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। क्या आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी डी एम बाई डी टी प्लस एम डी वी बाई डी टी। ये वाली इक्वेशन नोट कर लो। ये वाली इक्वेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हमेशा क्या रहेगी 100% वैलिड रहेगी। हर केस में ये वाली इक्वेशन वैलिड रहेगी। अगर अब एक स्पेशल केस कंसीडर करके चलते हैं अगर हम, कि इस वाली इक्वेशन में अगर वी डी एम बाई डी टी प्लस एम वी डी वी बाई डी टी, एम डी वी बाई डी टी, अगर इफ मास इज कांस्टेंट, अगर हम मास को क्या ले लें, कांस्टेंट ले लें, जो कि हमारे 90% क्वेश्चन में ऐसे ही रहता है। जब तक वेरिएबल मास सिस्टम जो है वो नहीं आते हैं हमारे पास। जैसे कि रॉकेट में क्या होता है, फ्यूल कहते हैं, नीचे नीचे चलता जाता है। नीचे जब फ्यूल चलेगा तो उसका मास क्या होता है, कम होता जाता है। मतलब मास यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। अब जो स्नो बॉल रहती है, स्नो को जब हम ऊपर पहाड़ से फेंकते हैं तो इसमें नीचे जैसे नीचे जाते जाती है तो स्नो बॉल क्या होती है, बड़ी होती जाती है। क्यों, क्योंकि जो नीचे की स्नो रहती है उसमें ऊपर चिपकती जाती है। तो मतलब इसका क्या है, मास इंक्रीज होता जाता है मोशन के साथ। तो ये वाले सिस्टम की जब तक हम बात नहीं कर रहे हैं तो मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और मास जब तक कांस्टेंट रहेगा हम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, डी एम बाई डी टी की वैल्यू क्या लिख देंगे 0 और एम डी वी बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। फोर्स की वैल्यू एम डी वी बाई डी टी, इसको हम लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू एम ई नेट। ये क्या है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। लेकिन ये आपका 100% वैलिड नहीं होगा। कौन से केस में वैलिड नहीं होगा, जहाँ पे मास की वैल्यू वेरिएबल है। लेकिन ये वाली जो पूरी इक्वेशन थी ये आपकी क्या होगी, हमेशा वैलिड रहेगी, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। आगे बढ़ें, क्वेश्चन करते हैं और चीज़ें क्लियर होंगी। देखो एक चीज़ याद रखना कभी भी कि जो फोर्स होता है वो हमेशा, वो कभी भी मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है, मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। लेकिन जो एक्सेलरेशन रहेगा वो हमेशा क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल। जो हमें चेंज देखने मिलेगा वो केवल एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। कॉस हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, मानने चलो जैसे मैंने एक F1 फोर्स यहाँ लगाया, एक F2 फोर्स यहाँ लगाया, एक F3 फोर्स यहाँ लगाया, 3 फोर्सेस लग रहे हैं, 3 डायरेक्शन फोर्सेस लग रहे हैं। मतलब कॉस क्या हो सकता है मोशन का, बहुत सारे हो सकते हैं, 3 डायरेक्शन है। लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा, जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो किसी एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो इधर होगा, इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं इनके। मतलब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, यूनी डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। ये चीज़ नोट कर लेना, बहुत ही छोटी सी चीज़ है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नोट करो। एक मास है 5 kg का, ये मास रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पे। सरफेस क्या है, स्मूथ है। इस पे एक फोर्स लग रहा है कितना, 10 न्यूटन, और एक फोर्स इधर लग रहा है कितना, 20 न्यूटन। इसकी डायरेक्शन कितनी, इसका ये जो एंगल है ये कितना, 37 डिग्री, और इसका एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री इसका, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, फाइंड
द नेट एक्सेलरेशन ए एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। चलो फाइंड करके दिखाओ, कोशिश करो, ट्राई करो। कर लिया? मैं करूं? 3, 2, 1 गो। है ना, ये 5 kg मास है, 5 kg मास यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। इससे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है, जो दिए गए हैं। एक फोर्स और नीचे की तरफ लगेगा 5G, जिसका वेट है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ N लगेगा। अब ये जो फोर्सेस हैं इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। कंपोनेंट किस प्रकार से डिवाइड होंगे? इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये 53 डिग्री है, ये भी 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना है? 53 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 10 cos 53, इस डायरेक्शन में रहेगा 10 cos 53 डिग्री। और ऊपर की तरफ मतलब नीचे की तरफ क्या लगेगा? एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ये ऐसा है ना, ऐसा फोर्स है, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसा और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ लगेगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 10 sin 53 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ये फोर्स ऐसा है, इसके दो कंपोनेंट, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। हॉरिजॉन्टल ये एंगल कितना है? 37 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 20 cos 37 डिग्री। और ऊपर की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 sin 37 डिग्री। आ गई, है ना। अब क्या करो, इसका SBD बना लो। SBD बनाओगे, देखो ऊपर वाले नीचे वाले फोर्स बैलेंस है, क्यों? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो? इधर की तरफ होगा, है ना। मतलब n + 20 sin 37 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर है? 10 sin 53 डिग्री प्लस 5G ना। n की वैल्यू अननोन है जो हमको फाइंड करनी है। 10 sin 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 4/5 प्लस 5 इंटू जी, 10 कंसीडर कर लेंगे तो 50, और ये यहाँ क्या जाएगा? -20 sin 37 डिग्री की वैल्यू 3/5, है ना। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? 8 + 50 - 12, है ना। n की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 46 न्यूटन, ठीक है ना, आ गया। चलो अब नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए नेट की वैल्यू कितनी होगी? एफ नेट अपॉन मास, है ना। एफ नेट इस डायरेक्शन में किधर है? दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में है। 10 cos 53 डिग्री प्लस 20 cos 37 डिग्री अपॉन मास कितना है? 5 kg, है ना। 10 cos 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 3/5, और cos 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 6, और ये आ जाएगा 22/5 मीटर/सेकंड², है ना। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, दोनों चीज़ फाइंड हो गई। चलो नोट कर लो, इसको करना है। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 22/5 मीटर/सेकंड²। ये फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया। आगे बढ़ें। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन लिखो। अब कॉन्सेप्ट 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो अपन को कुछ कॉन्सेप्ट सीखने मिलेंगे, है ना। एक ये बड़ा मास m1 रखा हुआ है और एक छोटा मास है m2। मैंने इस मास को धक्का मारा F फोर्स से, है ना। तुमको क्या फाइंड करना है? नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू मासेस एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस। चलो जल्दी से कोशिश करो निकालने की खुद से, सिर्फ को मैं करूँगा सॉल्यूशन, ठीक है। चलो हमारा क्या दिया है क्वेश्चन में? m2 और m1 दिए हैं। तो ये जो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, इसके कारण एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। m2 पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? n इधर की तरफ,
और इधर M1 पे क्या नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, इधर की तरफ N, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस रहेंगे, है ना। तो हम इसको करते हैं, FBD बना लेते हैं। M2 का एक N इधर की तरफ लग रहा है और फोर्स F इधर लग रहा है। फोर्स F किस पे लग रहा है, सिर्फ किस पे लग रहा है, फोर्स F सिर्फ लग रहा है आपका M2 पे, M1 पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसके नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F माइनस N, F नेट कितना हो जाएगा M2 का F माइनस N, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, M2A के बराबर। A यहाँ पर एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। अब देखो M1 पे क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। M1 पे क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ। तो इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा N, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी M1A। M1A, अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है, दो फोर्सेस आपस में, दो मासेस हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। क्यों सेम हो रहा है, क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे इसको फोर्स लगाया, मैं यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को धकेल रहा हूँ अगर, तो ये जब मैंने इसको धकेलूंगा तो दोनों साथ में चलेंगे ना, कि अलग अलग चलेंगे। 2 मीटर पर सेकेंड से ये चलेगा, 3 मीटर पर सेकेंड चलेगा। ये दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, इसलिए मैंने क्या लिया, दोनों का एक्सेलरेशन क्या लिया, सेम लिया, है ना। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लो, F माइनस एन इक्वल्स टू M2A, F माइनस M1A इक्वल्स टू M2A, F की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1 प्लस M2A, ठीक है, यानी A की वैल्यू क्या आ गई, F अपॉन M1 प्लस M2। यह आ गई हमारी A की वैल्यू। N की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1A, मतलब M1 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1 F अपॉन M1 प्लस M2। यह आ गई, दोनों वैल्यू आ गई हमारी, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब देखो एक शॉर्ट ट्रिक से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, क्या, हम दोनों मासेस को एक ही सिस्टम कंसीडर करके चलते हैं, M1 और M2 दोनों को एक सिस्टम कंसीडर करके चलो। इस पे फोर्स F लग रहा है, तो टोटल मास कितना है, M1 प्लस M2 है। एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, M1 प्लस केवल F लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, इंटरनल फोर्स रहेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर रहेगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस है। तो एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलरेशन का सीधा फॉर्मूला क्या होता है, A नेट इक्वल्स टू F नेट एक्सटर्नल अपॉन मास M नेट, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स F था और नेट मास कितना था, M1 प्लस M2। सिस्टम का नेट मास कितना होगा मिला के, M1 प्लस M2। तो A नेट की वैल्यू हमारी डायरेक्ट यहाँ से भी आ सकती थी, शॉर्टकट काइंड ऑफ थिंग थी। चलो नोट कर लो, कर लिया, आगे बढ़ूं, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन लिखो, ये 5 kg का मास है, इस पे मास रखा है M2, M2 की वैल्यू कितना है, 3 kg, कुछ भी कंसीडर कर लो, ठीक है। ये एक सरफेस है, इस मास 5 kg पर मैंने फोर्स लगाया F, ठीक है। या इसको 5 kg अभी रहने देते हैं, अभी केवल अपन क्या करते हैं, इसको M1 M2 लेके चलते हैं, M1 और ये M2 था, है ना, M1 M2, ठीक है। अब इस पर मैंने एक फोर्स लगाया, तुमको क्या बताना है, अगेन M1 M2 का एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2 ये फाइंड करना है, और नॉर्मल रिएक्शन भी, नॉर्मल रिएक्शन रहने देना है, इसमें केवल तुमको क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है दोनों का। चलो जल्दी से क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया है क्वेश्चन, मैं करूं, ठीक है। तो देखो अगर तुमने ऐसे किया है कि M1 ये है, M2 ये है, दोनों को क्या करो, सेम सिस्टम कंसीडर कर लो, है ना, दोनों का मास ऐड कर दो, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F नेट क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा F, और
दोनों का मास क्या हो जाएगा, सम होके m1 प्लस m2, तो ए नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी F/m1 प्लस m2। अगर ऐसे तुमने क्वेश्चन को किया है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अब देखो फर्क समझो पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ वाले क्वेश्चन में m1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे हम सरफेस क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, स्मूथ सरफेस कंसीडर करके चल रहे हैं। सरफेस क्या है हमारी, स्मूथ है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है ना, अभी हमने फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अगर सरफेसेस स्मूथ हैं तो m1 जो है उस पर एक फोर्स लग रहा है F इधर की तरफ, ठीक है। अब इनके बीच में जो सरफेस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, m2 पे लगेगा ऊपर की तरफ और m1 पे लगेगा नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। तो m2 पे फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है ना। तो m2 की तरफ फोर्स ऊपर, एक फोर्स m2g लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। तो क्या यहाँ पे कोई नेट एक्सीलरेशन होगा, नहीं होगा, बस क्या होगा, ये फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाएंगे। इधर की तरफ m2 पे कोई भी फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो m2 का एक्सीलरेशन अलग होगा, m2 का एक्सीलरेशन अलग होगा। m1 पे क्या फोर्स लग रहा है, इधर राइट साइड में आपका एक फोर्स लग रहा है m1 पे F, है ना। तो m1 का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, F/m1, ठीक है। m1 का एक्सीलरेशन a1 क्या हो जाएगा, F/m1, और m2 पे क्या होगा, m2 का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि राइट साइड पे m2 पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। जब कोई फोर्स नहीं तो कोई एक्सीलरेशन भी नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सरफेस स्मूथ है। ऐसा क्यों हो रहा है, सरफेस स्मूथ है। स्मूथ का मतलब क्या, मैंने इसको धक्का दिया, यहाँ से चिपकाया, अगर ये इनके बीच में फ्रिक्शन होता है, इस पॉइंट पे क्या होता है आपका, फ्रिक्शन होता है, F होता, तो ये इसको जकड़ के रखता, आपस में गिरने नहीं देता। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाला जो बॉक्स है इसके नीचे खिसक जा रहा है, स्लाइड कर जा रहा है, और ये वाला बॉक्स यहीं रखा रह गया। कुछ समय बाद ये बॉक्स क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ये वाला केस हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए m1 की वैल्यू क्या जाएगी, आप यहाँ वाले केस में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, F/m1 प्लस m2, ए नेट की वैल्यू ये कंसीडर नहीं कर सकते, ये वाला फॉर्मूला एक्ट नहीं करेगा, इसलिए शॉर्टकट मेथड यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखो, है ना। इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या कंसीडर करना है, एक मास है लंबा सा, इसको मान लो 5 kg का, इस पर एक छोटा सा मास रखा हुआ है 2 kg का, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 9 मीटर। इस पे फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, 10 मीटर। तो आपको ये बताना है, अब जब मैं इसको धक्का दूंगा, इफ ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ देन फाइंड द टाइम आफ्टर which 2 kg falls off 5 kg मास, ठीक है। अगर सारे सरफेसेस स्मूथ हैं तो आपको क्या बताना है, कितने समय के बाद जो 2 kg मास है वो नीचे गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया, अब इससे इनके बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं जो बाउंड हो, तो ये नीचे स्लाइड होता जाएगा और ये आगे बढ़ता जाएगा, और कुछ समय बाद ये फोर्स ये क्या हो जाएगा, 2 kg नीचे गिर जाएगा। तो आपको बताना है कितने टाइम के बाद ये 2 kg नीचे फॉल कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्वेश्चन पॉज करो, क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। कर लिया, अब मैं करूं, ठीक है। चलो, तो सिमिलर क्वेश्चन है पहले वाले के जैसे, ए नेट a1 जो होगा इसका एक्सीलरेशन क्या लेके चलना है, हम a1 करना है। इस पर किधर फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ। क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा है राइट साइड या लेफ्ट साइड में, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a1 हमारा क्या लग रहा है, a1 किसका एक्सीलरेशन है, 5 kg का, 5 kg आगे की तरफ बढ़ रहा है। नेट फोर्स कितना लग रहा है, F, और मास कितना है, 5, F की वैल्यू कितनी है, 10/5, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका एक्सीलरेशन आ गया,
5 kg वाले का। 2 kg वाले का एक्सेलरेशन क्या है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो कि जो 5 kg वाला मास है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। 2 kg वाला मास यहीं पे रुका हुआ है ना, इसका एक्सेलरेशन क्या है 0। तो अब इसको क्या, जब हम ये कहानी कब की है, जब हम इस रिस्पेक्ट में खड़े होकर देख रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में खड़े होकर देख रहे हैं, तो हमको क्या लगेगा, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं दोनों को, तो हमको लगेगा ये मूव कर रहा है, ये यहीं पे रुका हुआ है। लेकिन हम अगर खड़े होकर देखेंगे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के किसके 5 kg के रिस्पेक्ट में, 5 kg के रिस्पेक्ट में 5 kg मूव कर रहा होगा नहीं, उसको क्या दिखाई देगा, ये जो 2 kg वाला मास है ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, तो उस रिस्पेक्ट में अगर हम देखें कि 5 kg को ये दिख रहा है कि ये मास कहाँ मूव कर रहा है, पीछे की तरफ कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में 5 kg के रिस्पेक्ट में 5 kg का जो एक्सीलरेशन वो 0 हो जाएगा और इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस डायरेक्शन मतलब पीछे की तरफ। ठीक है, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को लगाएं तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, h = ut + ½ at²। h कितना हमारा 9 मीटर, u कितना हमारा 0, क्योंकि u इसका u का इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 थी, 1/2, a की वैल्यू कितनी है हमारी 2, t² किसको लगा दो 9 मीटर आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, t² की वैल्यू 9 मीटर, मतलब t की वैल्यू 3 सेकेंड। आंसर आपका आ गया। ठीक है, आंसर आ गया क्या 3 सेकेंड। आसान क्वेश्चन था, नोट करना हो कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, डायग्राम कुछ ऐसा है, ये एक मास है, एक और मास है, ये एक और मास है, 3 मासेस हैं, अलग अलग स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। ये मास की वैल्यू कितनी है 3 kg, ये मास की वैल्यू है 1 kg और इस वाले मास की वैल्यू है 2 kg। ठीक है, मास इसका नाम ले लो A B C। तो बताना है आपको कि ये सारे क्या करेंगे, एक ही एक्सीलरेशन में चलेंगे। क्यों, जब भी याद रखना, जब भी कोई दो मासेस join with a same string, then the masses will always have same acceleration। ठीक है, जब भी दो मासेस किसी सेम स्ट्रिंग से जुड़े होते हैं तो उनका एक्सेलरेशन क्या होता है सेम होगा, क्योंकि ये दो मासेस का एक्सेलरेशन क्या होगा सेम होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, और अगर इसका ए है तो इसका भी क्या होगा ए होगा। तो सारे मासेस क्या होंगे ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अब आप क्वेश्चन करने की ट्राई करो, आपको क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है और ये इनके बीच में क्या टेंशन है आपको वो भी फाइंड करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो पॉज करके। कर लिया, आगे बढ़ूँ। अपन ने क्या निकालना था, ए निकालना था और टेंशन निकालना था। अब टेंशन क्या होगा, दोनों स्ट्रिंग में अलग अलग होगा, इसमें T1 होगा, इसमें क्या होगा T2 होगा। अब लगा लो, आप सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्या, इन तीनों क्या कर लो, एक ही सिस्टम कंसीडर करके चल लो। एक ही सिस्टम कंसीडर करोगे तो क्या आ जाएगा Fnet/mnet। ठीक है, Fnet क्या होगा एक्सटर्नल, क्या होगा Fnet एक्सटर्नल, एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि तीनों का एक्सलेशन क्या है सेम है, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक्सटर्नल कंसीडर करेंगे, देखो टेंशन क्या होती है इंटरनल फोर्सेस है, ये और ये फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। एक्सटर्नल फोर्स कौन सी लग रही है, सिर्फ एक लग रही है 6 न्यूटन की, तो एक्सटर्नल फोर्स 6 और mnet की वैल्यू क्या रहेगी 2 और 1 3 6। ठीक है, तो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तो इस प्रकार से कर सकते हो, है ना। और फिर क्या करो, टेंशन की इक्वेशन बना लो। इसकी T1 की इक्वेशन क्या आ जाएगी, मान चलो 2 वाले की FBD में बना के बताऊँ आपको,
2 kg मास की FBD बना के बताऊंगा तो क्या आएगी, T1 इस पे फोर्स लग रहा है ना, और इसकी एक्सीलरेशन इधर की तरफ है a, है ना, तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी t, ना 2 इंटू a कितना है 1, T1 सॉरी, है ना, T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 न्यूटन, है ना, ये आ गया आपका। अब इसके लिए सिमिलरली 3 kg के लिए कर लो ऐसे ही, पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है T2, आगे की तरफ लग रहा है 6 न्यूटन, और एक्सलेशन क्या है a, है ना, तो 6 माइनस T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3a, है ना, a की वैल्यू 1 पुट कर दो, T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 3 मतलब 3 न्यूटन, है ना, ये T2 क्या आ गई आपकी वैल्यू। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और पहले जैसे हमने नॉर्मली एक्सेल में क्वेश्चन किया था ब्लॉक वाले क्वेश्चन में, दोनों का FBD बना लो फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तीनों मासेस का FBD बना के भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। इतनी बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन लिख लो, चलो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये बन जाएंगे आपसे। ऐसा सरफेस है, अभी हम सारे सरफेसेस जो कंसीडर कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, स्मूथलेस कंसीडर कर रहे हैं, स्मूथ सरफेसेस कंसीडर कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शन होगा तो स्मूथलेस सरफेसेस आ जाएंगे जब, तब कहानी कुछ बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ये एंगल जो बना रहा है ग्राउंड से बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, और ये जो मासेस मूव कर रहे हैं ए एक्सीलरेशन से मूव करना है, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन। इस स्ट्रिंग में क्या टेंशन है ये फाइंड करना है, और साथ साथ इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो सोल्यूशन मैं करूँगा, उससे पहले आप पॉज करके ट्राई कर लो। कर लिया क्वेश्चन ट्राई, चलो, इस पे टेंशन की वैल्यू टी है, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू भी टी है। 8 kg पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, 8 kg का FBD बना के देखते हैं, टी यहाँ लग रहा है, एक्सेलरेशन क्या ए है, तो 8a की वैल्यू क्या जाएगी टी के बराबर आएगी। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब 7 इस मास का जो है वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। अब वर्टिकल कंपोनेंट के कारण कोई एक्सेलरेशन होगा क्या इधर, अब कोई चीज़ है, इसको मैं इधर की तरफ खींचूंगा, ऊपर की तरफ खींचूंगा, तो क्या ये आगे बढ़ने लगेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कौन सा फोर्स केवल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ये वाला फोर्स, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा। वर्टिकल डायरेक्शन का जो फोर्स का कंपोनेंट है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कराएगा आपको आगे की तरफ। ठीक है, तो उसको कंसीडर करते हैं, है ना। तो 7 kg इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना बनेगा आपका 30 cos 60 डिग्री, है ना, 30 cos 60 डिग्री, है ना, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ। और पीछे की तरफ एक को फोर्स लग रहा है कौन सा, माइनस टी, टेंशन का फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, है ना। और इसका नेट एक्सेलरेशन कितना है, कितना नेट एक्सेलरेशन 7 है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। इसको सॉल्व कर लो, 30 cos 60 की वैल्यू रख दो यहाँ पर, 1/2 माइनस टी इक्वल्स टू 7a। टी की वैल्यू क्या जाएगी 15 प्लस 7a। अब टी की वैल्यू यहाँ से रख दो, 8a इक्वल्स टू 15 प्लस 7a। ए की वैल्यू क्या जाएगी 15, 7a माइनस 8a। कुछ गलत हो रहा है क्या, माइनस साइन की मिस्टेक तो नहीं है, 7a प्लस, अब तो कुछ गलत हो रहा है। फिर से करते हैं, इसमें टी की वैल्यू क्या जाएगी 15 माइनस 7a। ठीक है, ये टी उधर गया, ये 7 इधर आया तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब टी की वैल्यू रख दो 8a और 15 माइनस 7a, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15 इक्वल्स टू 15a। ठीक है, ये 7a उधर जाएगा तो 15a बन जाएगा, है ना। फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई अपनी, ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू यहाँ पोस्ट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 × 1 मतलब 8 न्यूटन।
टेंशन भी आ गया, एक्सीलरेशन भी आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आसान था ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा पुली वाला क्वेश्चन, हम जो है पुली वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पुली वाले जो कठिन क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगले लेक्चर में, अपने अगले लेक्चर में। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे पुली वाले, फिर अच्छे जो क्वेश्चन, अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन रहेंगे जैसे वर्मा के, वो हम क्या करेंगे, कल ट्राई करेंगे। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, स्प्रिंग वाले क्वेश्चन भी करेंगे। स्प्रिंग फोर्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये एक पुली है, सीलिंग से लटकी हुई है, इसमें से एक स्ट्रिंग पास हो रही है, उसमें दो मासेस लटके हुए हैं, एक M2 है और एक M1 है। इसका एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, M1 भारी है तो ये एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये मासेस नीचे की तरफ गिर रहा है। तो आपको क्या फाइंड करना है, M1 इज ग्रेटर देन M2 है। ठीक है, तो आपको जो भी मासलेस स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग क्या है, पूरी मासलेस है और फ्रिक्शनलेस पुली है। ये सब चीज़ें क्यों बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जब इसमें फ्रिक्शन आएगा तो अलग तरीके से एक्ट करेगी, एक फ्रिक्शनल फोर्स ही लगने लगेगा। मासलेस स्ट्रिंग हो जाएगी तो अभी तो टेंशन यूनिफॉर्म है, मास वाली स्ट्रिंग होगी तो टेंशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 90% केसेस में तो आपके ऐसे ही रहता है ना, ऑलमोस्ट 99% केसेस में। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ठीक है, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन। चलो सॉल्व करो क्वेश्चन जल्दी से, पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, कर लिया, स्टार्ट करें सॉल्यूशन। चलो देखो, M1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है M1 जी नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन। यहाँ पे टेंशन होगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी टेंशन होगा ऊपर की तरफ। पुली की तरफ नीचे टेंशन, पुली से जब हम देखेंगे टेंशन नीचे की तरफ रहेगा। तो M1 पे फोर्स लग रहा है एक ऊपर की तरफ, एक लग रहा है M1 जी, और एक्सीलरेशन किधर है, ए नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि M1 भारी M2 से, तो M1 इसको नीचे की तरफ खींचने लगेगा। ठीक है, नीचे की तरफ खींचने लगेगा। इसकी वैल्यू रह जाएगी M1 जी, नेट फोर्स रह जाएगा M1 जी माइनस टी की वैल्यू कितनी आ गई, M1 ए। ठीक है, M1 तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M1 जी प्लस M1 ए, सॉरी जी माइनस M1 ए। ठीक है, M1 कॉमन आ गया, जी माइनस ए, ये हो जाएगी हमारी टेंशन की वैल्यू, है ना। अब इसकी FBD बना के देखते हैं। ठीक है, इसमें वो एक ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन का फोर्स, नीचे की तरफ लग रहा है M2G, और एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की तरफ है। तो M2A की वैल्यू क्या आ जाएगी, T माइनस M2G, है ना। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है ना, तो ये फोर्स ज़्यादा बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी, इसलिए हम बड़े फोर्स में छोटे फोर्स माइनस करेंगे तो नेट फोर्स हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू रख देते हैं जो हमको यहाँ से मिली, M2 इक्वल्स टू, टेंशन की वैल्यू रख दो M1 जी माइनस ए माइनस M2G। ठीक है, वैल्यू रख दी, M2A यहाँ लिखा हमने, और M1G माइनस M1A माइनस M2G। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये M1A इधर जाएगा तो M1 प्लस M2A हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू A हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, M1 माइनस M2 इंटू G। तो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू रह जाएगी आपकी M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब देखो, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पता लगा सकते थे, एक्सेलरेशन और कैसे लगा सकते थे, सीधे शॉर्टकट निकाल सकते थे। इसको स्ट्रिंग को उठा के सीधा कर देंगे, स्ट्रिंग यहाँ पुली लगी थी ना, तो स्ट्रिंग पुली हमने निकाली और इसको कैसे का लगा दिया, उठा के कर दिया सीधा। इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा था, M1G, है ना, इसमें एक टेंशन फोर्स पीछे की तरफ, इसमें टेंशन आगे की तरफ, और इधर लग रहा था M2, तो यहाँ लग रहा था M2G। देखो सेम चीज़ है ये वाले डायग्राम में,
इधर नीचे की तरफ लग रहा है आपका M1G, और ये इसको मैंने क्या कर दिया, केवल इसको उठा के यहाँ ले गया हूँ, इसको उठा के यहाँ ले गया हूँ, सीधा कर दिया है। नीचे की तरफ M2G लग रहा था तो अब ऐसे लगने लगा, और M1G नीचे की तरफ लग रहा था तो ऐसे लगने लगा। बाकी पूरा क्या है, सेट सीधा कर दिया है। अब इसको बस सीधा कर लो क्या, एक ही सिस्टम, तो आपका वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। M1G नेट फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ हो रहा है नेट एक्सीलरेशन, तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा ये वाले फोर्स से, तो इसको माइनस कर दो, M1G से M2G माइनस कर दिया अपॉन एफ नेट अपॉन क्या होता था, एफ नेट एक्सटर्नल अपॉन मास एम नेट, है ना। ये क्या आ जाता था, आपकी एक ही वैल्यू आ जाती थी, ठीक है। तो यहाँ ये नेट मास कितना जाएगा, M1 प्लस M2, डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा, जो पहले आया है, ठीक है। अब अपन को साथ में इसके साथ टेंशन भी निकालना था, तो शॉर्ट ट्रिक है एक प्रकार से, है ना, ये भी कह सकते हैं। बात वही है, चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे से देखो, आम काट के खाओ या छील के, है ना, दोनों में आम का स्वाद तो बदलेगा नहीं। चलो अब टेंशन निकालना था अपन को, वो भी निकाल लेते हैं साथ साथ। टेंशन की वैल्यू क्या आती है हमारी, M1G माइनस ए, M1G माइनस ए, M1 लिख दिया, G ऐसे लिख दिया, M1 इंटू ए की वैल्यू लिख दिया यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, मैंने ले लिया, फाइनल वैल्यू क्या रहेगी आपकी टेंशन की, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, है ना। टेंशन की वैल्यू आएगी 2M1 M2 G अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये आ गई आपकी टेंशन की वैल्यू। देखो ये जो शॉर्टकट मैंने ट्रिक बताई थी अभी इसको सीधा करने वाली, ये मतलब ट्रिक तो नहीं कह सकते, नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही है बस वो। तो ये वाले इसमें आपके जो इंटरनल फोर्सेस है उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप केवल एक्सटर्नल फोर्स से काम चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब क्वेश्चन में टेंशन पूछा है, मतलब इंटरनल फोर्स पूछा है, तो आपको FBD बनाना पड़ेगा किसी न किसी ऑब्जेक्ट का जरूर, ठीक है। उसमें इंटरनल फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और पुली वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये पुली है, यहाँ पे एक मास ऐसा लगा हुआ है, ये मास कितना है 2 kg, ये कितना है 5 kg, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है इसमें क्या फाइंड करना है आपको, एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करके देखो, कुछ अलग नहीं, क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल, पूरा सीधा सीधा वही क्वेश्चन है। पॉज किया, ट्राई किया, देखो यहाँ पे लग रहा है 2G, नीचे की तरफ वेट लग रहा है, एक इसके ऊपर लग रहा है टेंशन फोर्स ना, सेम स्ट्रिंग है, ये घूम के वापस से यहाँ आई है, ठीक है। इस पर भी क्या लगेगा टेंशन, इधर की तरफ T, है ना। अब बताओ एक्सीलरेशन किधर होगा, इधर होगा कि आगे की तरफ होगा कि इधर होगा, नीचे की तरफ होगा, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है यहाँ पे 5 kg पे कोई फोर्स लग रहा है क्या, इधर की तरफ नहीं लग रहा है, तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है, 5 kg पे एक ही फोर्स लग रहा है, 5 इंटू ए, मतलब इसका भी एक्सेलरेशन, क्योंकि सेम स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन ए की तरफ इधर, ये नीचे गिरेगा तो ये पीछे की तरफ खिंच रहा होगा, ये देखो ऐसे करके बाहर आएगी, तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ, तो 5A की वैल्यू मतलब T,
ए की वैल्यू क्या जाएगी t/5। पहला इक्वेशन ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी 2g माइनस टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a के बराबर हो जाएगी। इसको किया 20 माइनस टी की वैल्यू 2a के बराबर हो जाएगी। टी की वैल्यू यहाँ रख दो 5a है ना, 5a रख दिया 2a के बराबर हो गई। ए की वैल्यू हमारी 7, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 20, ए की वैल्यू आ जाएगी 20/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे ए की वैल्यू रख देंगे तो टी की वैल्यू मिल जाएगी 100/7 न्यूटन। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, आसान था ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई है तो क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं क्वेश्चन बाद में करेंगे अगले वीडियो में पुली वाले क्वेश्चन। अभी अपन क्या पढ़ते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन बचे हुए हमारे पुली के जो अच्छे क्वेश्चन है और स्प्रिंग के जो क्वेश्चन है एक साथ एक ही वीडियो में कंपाइल कर देंगे। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एवरी एक्शन हैज देन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन सिंपल सा मतलब है यार, एक फोर्स अगर लग रहा है मास m पे, मैंने एक फोर्स लगाया F, तो ये मास भी मैं यहाँ पे हूँ ऐसा कुछ, ये ब्लॉक है, इसको धक्का मारने के लिए एक फोर्स लगाया इधर की तरफ, तो ये जो फोर्स मैं इस पे F लगा रहा हूँ ना, तो ये मास भी मेरे पे F फोर्स लगा रहा होगा, मेरे हाथों पे F फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा होगा। बस इतना सा मतलब है कहने का। ठीक है, इतना सा मतलब तो है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं जिसके कारण मिसकंसेप्शन रहते हैं बच्चों को, वो भी क्लियर कर लेते हैं साथ साथ। पहली चीज़ क्या होती है, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन, देखो ऐसे नहीं, यहाँ से लिखते हैं पहले क्या, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, forces act on different bodies। क्या कहना चाह रहा है इससे, अगर ये मास मतलब एक्शन फोर्स जो लगा रहा हूँ मैं इससे F, वो फोर्स किस पे लग रहा है, मास पे लग रहा है। किस पे लग रहा है, फोर्स मास पे। और इसका जो रिएक्शन फोर्स, जो रिएक्शन पेयर मास M लगा रहा है, वो किस पे लग रहा है, मेरे हाथों पे। ठीक है, मतलब ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं, एक्शन पेयर, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स, ये क्या लग रहा है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। एक मेरे हाथ पे लग रहा है, एक मास M पे लग रहा है। मतलब हमेशा जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो क्या करते हैं, डिफरेंट बॉडीज में एक्ट करते हैं। सेम बॉडी पे कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं जनरेट होते हैं। ठीक है, इसीलिए जब मास M यहाँ पे रखा हुआ है, mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये कभी भी ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर कभी भी नहीं होते हैं, ये बात लिख लो। ठीक है, कई बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, दोनों क्या करते हैं, इसको एक्शन रिएक्शन पेयर कंसीडर करके चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनकी वैल्यू बराबर होती है। जनरल केसेस में हमारी क्या, हम लोग mg = n लिख देते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। नहीं, क्यों, यहाँ पे ये जो दोनों फोर्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है, मास M पे लग रहे हैं, एक ही मास पे लग रहे हैं दोनों फोर्सेस। तो क्या करते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर कभी भी एक ही मास पे नहीं लगते हैं। ठीक है, ये चीज़ नोट कर ली, अब आगे नोट करो। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम काइंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानिए चलो नॉर्मल रिएक्शन मैंने फोर्स लगाया, नॉर्मल रिएक्शन किसी सरफेस पे लग रहा है ना, किसी मास पे लग रहा है ना,
किसी सरफेस के कारण, है ना, सरफेस के कारण मास पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो इसका जो रिएक्शन पेयर होगा वो भी क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ही होगा। ऐसा नहीं कि ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है तो इसका रिएक्शन पेयर में इसको ग्रेविटेशनल फोर्स मिल रहा हो, नहीं। एन और एम जी इसलिए नॉर्मल ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते क्योंकि ये होते हैं सेम काइंड के। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है, हमेशा सेम काइंड का होता है। नॉर्मल रिएक्शन अगर लगा रहे हैं तो जो रिएक्शन फोर्स मिलेगा उसको नॉर्मल रिएक्शन है। अब ये मास एम है, यहाँ पर है, ये जुड़ा हुआ है दूसरे मास एम से, तो ये अगर टेंशन टी लगा रहा है तो इससे रिएक्शन पेयर में इस वाले मास पे भी क्या लगेगा, टेंशन टी ही लगेगा। ये दोनों में आपस में रिएक्शन पेयर होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, सीधी सी बात, अगर नॉर्मल रिएक्शन है तो उसका एक्शन रिएक्शन पेयर जो होगा वो भी क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आई। चलो तीसरी चीज़ और नोट कर लो, फोर्सेस इन नेचर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्सेस क्या होंगे, जो भी नेचर में फोर्सेस हैं, भले ही ग्रेविटेशनल फोर्स हो, जैसे अर्थ है, अब तुम ये हो, है ना, तुमको अर्थ खींच रही नीचे की तरफ mg से, तो तुम भी अर्थ को खींच रहे हो ऊपर की तरफ किस फोर्स से, mg से ही। ठीक है, अब अर्थ क्यों नहीं मूव करेगी, क्योंकि अर्थ का जो वो है मास है वो बहुत ज़्यादा, तुम्हारा मास बहुत छोटा है, इसलिए तुम अर्थ की तरफ मूव कर रहे हो। अर्थ मूव कर रही, लेकिन इतना कम कर रही है, इतना कम मूव कर रही है कि तुमको दिखेगा ही नहीं कि वो कितना मूव किया, तुम बल्कि अर्थ की तरफ लग रहे हो, है ना। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वेट कहाँ लगता है, हमेशा नीचे की तरफ। ये एक मिसकंसेप्शन है, वेट नीचे की तरफ नहीं लगता है, वेट हमेशा लगता है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। किधर लग रहा है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लग रहा है। इधर हो गए तो वेट तुम्हारा किधर लगेगा, हाँ इधर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कहानी है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये अर्थ है, इस पर मास रखा हुआ है m, इस पर एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होगा, mg, और इस पे होगा एक क्या फोर्स लगेगा, mg। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, अपोजिट टू ईच अदर। मतलब क्या होगा, अगर एक इस डायरेक्शन में लग रहा है तो दूसरा भी क्या लगेगा, इसी डायरेक्शन रहेगा। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन अगर यहाँ लग रहा है इधर की तरफ, ये सरफेस के कारण किसी मास पे, दूसरे मास पे इधर की तरफ लग रहा है, तो ये वाला मास दूसरे मास पे जो लगाएगा वो इधर नहीं लगाएगा, ये रॉन्ग है। नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा किधर, सिमिलरली इधर। हाँ अपन बना देते हैं क्योंकि अपन क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं डायग्राम में, इसलिए अपन यहाँ कहीं भी बना देते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन सेम पॉइंट, जो एक्शन रिएक्शन पेयर रहेंगे वो सेम पॉइंट पे एक्ट करते हैं। ठीक है, बस अभी आज के वीडियो में अपन इतना ही पढ़ते हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और पुली के जो बचे हुए अच्छे क्वेश्चन है, पुली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और प्लस स्प्रिंग में अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें। और अगर फिर टाइम बचता है तो स्यूडो फोर्स भी स्टार्ट करेंगे, स्यूडो फोर्स के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन लेंगे। ठीक है, चलो तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, और जुड़े रहो इस कोर्स के साथ साथ, तो ताकि आप बहुत अच्छा कर सको मैकेनिक्स में। अभी तो क्या है, शुरुआत है कोर्स की, तो बहुत सी बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आगे करेंगे तो अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करा दूँगा, तो वो असाइनमेंट के क्वेश्चन आप लगा के आइएगा। ठीक है, ओके, चलिए बाय।